गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, जो भी राशि करने वाली संख्या रहती हैं उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और इसी का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 की जगह वहां पे कर्णी 3 रहता है, कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एक ना एक क्वेश्चन आपका 4 या 5 नंबर में आना ही आना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। 5 टाइम्स आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लगेगा और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए, आपको इसमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको हम विरोधाभास पद्धति से सिद्ध करने जा रहे हैं। विरोधाभास का मतलब होता है जिसमें हमें कुछ विरोध का आभास हो। ठीक है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है? इसमें हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है उसका हम उल्टा मान लेते हैं, विरोध में मान लेते हैं। देखिए, माना √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा मान ले। उल्टे का मतलब है इसका दूसरा रूप। तो अपरिमेय का मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको हम मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय ना होकर कौन सी संख्या है? परिमेय। अपरिमेय की उल्टी कह सकते हैं हम परिमेय संख्या, तो हमने इसका उल्टा मान लिया। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना था उसके अपोजिट। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, इसका उल्टा हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको परिमेय संख्या पता है, परिमेय संख्या की परिभाषा पता है कि परिमेय संख्या जो भी रहती है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि परिमेय संख्या को, प्रत्येक परिमेय संख्या को a/b या आपने पढ़ा था p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बटे वाली संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या होगी, √5 को भी हम बटे वाली संख्या के रूप में लिख लें, a/b के रूप में। हम यहाँ संकेत यूज कर रहे हैं, a और b, आप p और q को संकेत को भी उपयोग में ला सकते हैं। तो √5 बराबर a/b, जहां आपको ये लिखना बहुत जरूरी है कि जहां b जो है, b क्या है? हर है। a अंश में है और b हर में है, तो ये जो b है आपका, वो मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किसी भी संख्या का हर यदि 0 हो जाएगा तो उस संख्या का मान क्या हो जाता है? अनंत में पहुंच जाता है, अनंत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये लिखना बहुत ही जरूरी है कि b नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है, ये हमने माना। और साथ ही साथ हम यहाँ लिखेंगे तथा a और b सह अभाज्य संख्या हैं। a और b, यहाँ शब्द हम उपयोग कर रहे हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या का अर्थ होता है a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि हम संख्याओं की बात करते हैं, जैसे 12 और 15, 12 और 15 हमने ले ली, तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसमें आपके जो गुणनखंड निकालेंगे, 2 नहीं ले लेंगे हम। ठीक है, 4 और 3 12, 2 गुणे 3 आएंगे, और इसी प्रकार 15 के निकाल लेंगे हम, तो इसके आएंगे 3 गुणे 5। अब आप देखिए, हमें आपको उदाहरण की तरह से समझा रहे हैं कि सहअभाज्य का क्या मतलब। दो संख्या हमने 12 और 15 ली हैं, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यदि ये संख्याएं आपकी सहअभाज्य नहीं कहलाएंगी। ठीक है, मान लीजिए हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमने ले ली, चलिए 12 तो आपकी थी, जिसके आपने गुणनखंड निकाले, 2 दूनी 4 4 12 ये थे। और अब हम 25 ले लें, दूसरी संख्या, तो 25 के गुणनखंड निकलेंगे 5 गुणे 5। अब आप देखिए, इसमें से एक भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, ठीक है, एक तो सभी में रहता है, तो एक के अतिरिक्त इन दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये 12 और 25 कौन सी संख्या कहलाई? आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाई। ठीक है, तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया सहअभाज्य संख्या का मतलब। इसी प्रकार से हमने जो a और b लिया है परिमेय संख्या के रूप में वर्गमूल 5 को, उसमें a और b आपके सहअभाज्य हैं। यहाँ हम इसका अर्थ भी क्लियर करके लिखेंगे कि अर्थात
ए और बी में एक के अतिरिक्त, वन के अतिरिक्त, वन के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। आपको ये लाइन लिखना है। यहाँ तक आप यदि एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक मार्क्स जो है 1 मार्क्स से वो कंफर्म भी हो जाता है। आप बहुत अच्छे से समझ लें, जो हमें मानना था, जो सिद्ध करना था, उसका हमने उल्टा माना है। उल्टा मानकर हमको ये बताना जरूरी है कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है और ए और बी सह अभाज्य है। इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप इसमें क्लियर भी करके लिख दे तो ज्यादा अच्छा है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लाइन आपकी हमारे जो क्वेश्चन को हम जिस तरीके से सिद्ध करने जा रहे हैं उसका एक बेस है ये। इस लाइन पे आप बहुत फोकस करिए कि अभी हमने क्या माना है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब एक बात मैं यहाँ बताना जरूरी समझती हूँ कि हम इसको विरोधाभास से सिद्ध करने जा रहे हैं। तो हम विरोधाभास का मतलब क्या होता है, जो हमने माना है हम इसको जब सॉल्व करते जाएंगे इस आधार पर जो हमने माना है उसके हमको विपरीत चीज मिलने लगेगी, विपरीत हमको मिलने लगेगी। तो इसका अर्थ है कि जो हमने परिकल्पना की थी, जो माना था वो गलत है, और जो हमने माना था गलत है उसका मतलब है कि सही चीज क्या है, जो आपको हमने उल्टा माना था। तो सही क्या कहलाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पद्धति कहलाती है विरोधाभास। मतलब हम कुछ गलत मान लेते हैं और गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमको लगता है कि जो धारणा थी वो कहीं ना कहीं हमारी गलत सिद्ध हो रही है, तो हम समझ जाते हैं कि जो हमने माना है वो गलत है, हमारी धारणा गलत है। तो सही क्या है, जो आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना है। हम मानते वही है, जो हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है उसका उल्टा तो माना था। यदि वही चीज गलत होने लगेगी तो सही ये कहलाएगा। तो √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास पद्धति से इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 12। आप लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का हम करने जा रहे हैं वर्ग। तो कोष्टक लगाना नहीं भूलेंगे हम, √5 का वर्ग a बट्टे b का वर्ग, कोष्टक लगा लीजिए आप। अब √5 का वर्ग का आंसर कितना आएगा, 5। अब हमने तो डायरेक्ट लिख दिया कि √5 का वर्ग जो है 5 है। आप भी देख लीजिए, √5 का वर्ग है मतलब इसका 2 बार गुणा, ठीक है, मतलब 5 × 5, और यहाँ पर 2 छुपा है, कुछ नहीं है, मतलब 2 है, 2 की जोड़ी में से एक 5 आ जाएगा, ये 2 की जोड़ी बन गई आपकी, और एक 5 आ गया बाहर, वर्गमूल में कुछ नहीं बचा अंदर, खत्म हो गया वर्गमूल का चिन्ह। तो आप याद ही रखिए कि किसी संख्या का उसी की स्वयं के रूट से गुणा होता है तो वह संख्या वर्गमूल से बाहर निकल जाती है, वो संख्यात्मक आंसर हो जाता है। जैसे वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे तो 2 आएगा, वर्गमूल 3 का गुणा हम वर्गमूल 3 से करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 से करेंगे तो 5 आया, तो ये आपका 5 आ गया। और अलग अलग वर्ग कर लें अपन, a का अलग और b का अलग, ठीक है, a वर्ग बटे b वर्ग। ये रफ था, अपना रफ काम था। अब आप ये इतना लिख लें। तो इसके बाद देखिए, अब हम करेंगे त्रियक गुणा। 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लें। हाँ, a वर्ग का गुणा 1 से करेंगे तो a वर्ग, और 5 का हम b वर्ग से कर देंगे तो 5b का वर्ग। ये आया आपका 5b वर्ग आया। इसको दे दें आप समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर भी आपकी थ्योरी है, थोड़ा सा समझने वाली थ्योरी है। देखिए हमको क्या क्या लिखना है। आपको एग्जाम में बहुत समझते हुए काम करना है, कुछ भी नहीं लिखेंगे आप। ये देखिए 5b वर्ग है, इसका अर्थ है ये जो संख्या, जो अपना समीकरण है उसका दायां पक्ष जो है 5 आपको एक गुणक के रूप में दिख रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये जो दायां पक्ष है वो 5 से पूरी तरह विभाजित है। और किसी समीकरण का एक पक्ष 5 से विभाजित है, इसका अर्थ है कि उसका दूसरा पक्ष भी 5 से विभाजित जरूर होगा। लिखेंगे कैसे, 5b वर्ग 5 का एक गुणक है। स्पष्ट है कि ऐसा लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि 5b वर्ग 5 का एक गुणक है, अतः यह 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित है, गुणा के मतलब गुणा के रूप में, मतलब वो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा 5b वर्ग। तो
यदि 5b वर्ग 5 से विभाजित है तो उसके बराबर में संख्या है तो a वर्ग भी 5 से विभाजित होगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। 5 से विभाजित, विभाजित मतलब 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, विभाजित होगा। अब आपकी एक प्रमेय भी आपकी इसी बुक में दी गई है, प्रश्नावली 1.3 के पहले दी गई है कि किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। मतलब a वर्ग यदि 5 से विभाजित है तो a भी 5 से कैसी होगी, वह संख्या कौन सी, a भी 5 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष पहुंचे, देखिए कैसे कैसे पहुंचे, विभाजित होगी। लिखते जाइए। देखिए हमने पहले लिखा, ये आपका समीकरण नंबर 2 बनाया। समीकरण नंबर 2 में बताया कि जो 5b वर्ग है वो 5 का गुणक है तो 5 से विभाजित होगा। इस संख्या के बराबर संख्या a वर्ग भी 5 से विभाजित होगी, और यदि a वर्ग 5 से विभाजित है तो a भी, ठीक है, a भी 5 से कैसी होगी, विभाजित होगी। अब मान लीजिए यदि a आपकी 5 से विभाजित है तो a को हम 5 के गुणक के रूप में लिख सकते हैं। कोई संख्या यदि विभाजित है मतलब उसमें वही गुणक के रूप में है, वही अंक, तो हम a को लिख लेते हैं, यहाँ पर फिर लिख लेते हैं, मान लेते हैं हम a एक 5 के गुणक के रूप में दूसरी संख्या 5c के रूप में एक संख्या, एक नया संकेत दे दिया हमने c। तो a 5 से विभाजित है, a को 5c ही मान लेते हैं, हम 5 के गुणक के रूप में मान लेते हैं, और a का मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। 5c, देखो कोष्टक जरूर उपयोग करें, वर्ग लगाया, यहाँ एक ही जगह पे रखा है, वर्ग था तो वर्ग लगाया है, और 5b का वर्ग। 5c का वर्ग को आप कैसे करेंगे, 5c का गुणा 5c से तो 5 का वर्ग हो गया 25, और c का अलग से वर्ग, ठीक है। यहाँ b वर्ग का मान निकाल लेंगे तो हम ये बट्टे में चला जाएगा 5, ठीक। अब ये काट भी देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ आया हमारा 5c वर्ग बराबर b वर्ग, हम पलट के लिख लें इसको, या b वर्ग बराबर 5c का वर्ग, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 भी आपका इसी तरीके का था, समीकरण नंबर 3 भी था। 2 में आपने क्या क्या निष्कर्ष निकाला था, उसी प्रकार हम 3 में भी निष्कर्ष निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है कि b वर्ग भी 5 से, इसमें डायरेक्ट लिख दो आप, b वर्ग भी 5 से विभाजित, गुणक के रूप में है, 5 से विभाजित है, अतः b भी होगा, जब b वर्ग है तो उसको संख्या, वह संख्या भी होगी, b भी 5 से विभाजित होगी। इसमें थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि एक बार हम उसको अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। तो b भी 5 से विभाजित होगी। अब देखिए आप निष्कर्ष, यहाँ आपका निष्कर्ष मिला समीकरण नंबर 2 में कि a 5 से विभाजित होगी, और समीकरण नंबर 3 में निष्कर्ष निकल रहा है कि b भी 5 से विभाजित होगी। मतलब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमारी यहाँ पर हमको धारणा गलत मिल रही है, तो हमको यहाँ पर विरोधाभास का, विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो हम लिखेंगे परंतु, अतः, सीधे लिखते हैं, अतः हमारी, ऐसा लिखते हैं, परंतु यहाँ हमें, परंतु यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है या मिल रहा है, हो रहा है कि, क्या विरोधाभास मिल रहा है कि a और b में, a और b में एक के अतिरिक्त, ये भी अपन क्लियर कर लें कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमें विरोधाभास मिलने लगा, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, थोड़ा लिखना पड़ेगा लेकिन आप बहुत क्लियर करते जाएं अपने सॉल्यूशन को। गुणनखंड, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमें विरोधाभास मिल रहा है। हमने उसको बताया भी कैसा कि b भी 5 से विभाजित है और a भी तो 5, तो इसका गुणनखंड हो गया, लेकिन हमने माना तो ये था। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हम अपनी गलत परिकल्पना पे पहुंचे थे, गलत माना था हमने,
हमारी परिकल्पना गलत है। तो सही क्या है? अर्थात, देखिए शब्द देखिए, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अर्थात वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं, हम गलत परिकल्पना पे पहुंचे। जो हमने परिकल्पना मानी थी कि परिमेय संख्या है, इसका उल्टा होगा कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध हुआ, ये भी लिखिए आप, सिद्ध हुआ। ठीक, ये आपका क्वेश्चन एंड होता है। इसी तरह से आप बिल्कुल सेम सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको इसी प्रकार से करके देखेंगे। ओके चिल्ड्रन।